चलो सर, गुड मॉर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजी इज 8 चैप्टर, आई मीन 7 चैप्टर. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. इस चैप्टर से 3-3, 2-2 मार्क में काफी सारा कुछ है, प्लस डायग्राम्स की भरमार लगी हुई है इसमें. तो सबसे पहले तो इसमें जो क्वेश्चन है वो डीएनए का है कि पहले तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अपार्ट फ्रॉम दैट कि डीएनए जब कॉपी होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन रहती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है. अभी वेरिएशन का काम क्या है, तो ऑब्वियसली वेरिएशन की वजह से इंडिविजुअल और स्पीसीज का सर्वाइवल डिपेंड उसके ऊपर करता है. ठीक है, तो डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए. आंसर इज नो. 2 मार्क का रीजन तुम्हारे डाइजेस्ट में इसमें दिया गया है. जब कभी भी डीएनए कॉपिंग होता है देयर इज अ माइन्यूट वेरिएशन, और ये वेरिएशन लीड करता है काफी बड़े बड़े चेंजेस में, जनरेशन टू जनरेशन में. तो डेफिनेटली व्हेन बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द सेल, नो सेम और एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट्स फ्रॉम द डीएनए. तो हमेशा वेरिएशन तो आने ही वाले हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन भी बताया था, उसका एग्जांपल भी बताया था. बैक्टीरिया वाला जो एग्जांपल था कि अगर सेम स्पीसीज के बैक्टीरिया हैं और अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है तो सारे के सारे मर नहीं जाएंगे, कुछ स्पीसीज जो है वो बच भी जाएगी, जो लोग में वेरिएशन था हीट रेजिस्टेंट करने के लिए. नाउ 6-7 टॉपिक्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ सिंगल इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड फॉर रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें 2 इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे सबसे पहले फिशन में 2 वैरायटी है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन में भी 2 वैरायटी है, अमीबा, लिशमेनिया. इन दोनों में कैसा होता है? अमीबा में एनी पार्ट से डिवीजन होता है, एक सेल से 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होता है. ठीक है, लिशमेनिया में कैसा है? एक सेंटर पार्ट से डिवीजन होता है. सेंटर पार्ट से डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे इसको बोलेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिवाइड होता है. अमीबा में ऐसा नहीं होता, अमीबा में कहीं से भी डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली एक का डबल ऑफर यहाँ पे चलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन. बाइनरी यानी एक में से 2. जबकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक ही सेल मल्टीपल टाइप्स उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है एंड अल्टीमेटली बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. अगेन याद करा दो, डॉटर का मतलब लड़की नहीं है यहाँ पे, डॉटर का मतलब माइन्यूट सेल्स है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, उसको अपने डॉटर सेल्स बोलते हैं. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में मल्टीपल टाइम्स डिवीजन होता है विद इन द सेल, और एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा सेल जब फिलअप हो जाएगा तो वो सेल फिर बाहर आ जाएंगे सारे के सारे और इंडिविजुअल की तरह लाइफ जिएंगे. ठीक है, तो ये होता है बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. 2 एग्जांपल उसमें थे. देन कम्स फ्रेगमेंटेशन. स्पाइरोगैरा एल्गे जो कैटेगरी है, तो स्पाइरोगैरा में ये कैटेगरी में फ्रेगमेंटेशन होता है. फ्रेगमेंटेशन जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक पूरा पार्ट रहेगा, वो पहले बड़ा मैच्योर होगा, उसके बाद उसमें 2, 3, 4 पार्ट होंगे, अपने आप पार्ट होंगे, और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो वापस से डिवाइड होके बड़े हो जाएंगे, इंडिविजुअल की तरफ लाइफ जिएंगे. तो बेसिकली स्पाइरोगैरा एल्गे जो रहता है वो इस टाइप का डिवीजन करता है. एग्जांपल्स भी सुनते जाना, याद रहेगा. देन कम्स रीजनरेशन. सबसे पहला सेंटेंस इसमें यही बोलना चाहूंगा, अगर रीजनरेशन इज नॉट रिप्रोडक्शन. रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं है, बट रीजनरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रीजनरेटिव सेल्स आर देयर इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम व्हिच सम ऑर्गेनिज्म कैन डेवलप देयर फुल बॉडी if they are being cut by any natural factors or by themselves anyhow. But these organisms are not depending on being cut. खुद कट होने के लिए वो अपनी आबादी बढ़ाएंगे ऐसा नहीं है. अगर किसी वजह से वो कट जाते हैं तो उनमें से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, जैसे प्लेनेरिया. प्लेनेरिया में ऐसा होता है, अगर प्लेनेरिया किसी वजह से कट जाता है तो कटे हुए बॉडी पार्ट्स में से वापस से पूरा का पूरा प्लेनेरिया जो है वो डेवलप होगा. क्यों? इनकी बॉडी में रीजनरेटिव सेल्स हर जगह पे है और इनकी बॉडी कोई अपने जैसी कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती, सिंपल फॉर्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं. लिजर्ड में ऐसा होता नहीं है. लिजर्ड में खाली पूछड़ी जो टेल है वहां से नई टेल आ सकती है, बट टेल में से नई लिजर्ड वापस आएगी नहीं. तो लिजर्ड की खाली पूछड़ी, टेल वाले रीजन में रीजनरेटिव सेल्स मौजूद रहते हैं. सेम गोज फॉर हाइड्रा. हाइड्रा में भी रीजनरेटिव सेल्स तो हैं, बट कहाँ है? एक पर्टिकुलर साइट पे, साइट के यहाँ पे रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी में ऐसा नहीं रहता.
बट हाइड्रा का थोड़ा अलग से है। बाई चांस अगर आपको पूछे रीजनरेटिव के एग्जाम्पल अदर देन प्लेनेरिया, तब आप हाइड्रा लिख सकते हो उसमें, ठीक है। अदरवाइज हाइड्रा किस में आएगा, बडिंग में आने वाला है, ठीक है। तो बडिंग में तुम्हारा हमने यीस्ट फॉर्मेशन भी देखा था। यीस्ट में पता है ना, एक गोला और उसके ऊपर एक और गोला, एक और गोला, दैट इज यीस्ट फॉर्मेशन, उसको बड फॉर्मेशन बोलते हैं। सेम गोज फॉर हाइड्रा, बट हाइड्रा में एक स्पेसिफिक साइट है, साइट पे से डेवलप होता है एक बड धीरे धीरे ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, और उसके बाद वहां से बड जो है वो पेरेंट बॉडी को छोड़ के डिटैच हो जाएगा, इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह वो जिएगा, ठीक है। तो इसमें ये बडिंग फॉर्मेशन में इस तरह से रहेगा। Then comes vegetative propagation. Vegetative propagation में 3 बॉडी पार्ट्स। नॉर्मली प्लांट्स डेवलप कैसे होते थे, वाया सीड्स, ठीक है। बट अब नई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है जिसकी वजह से खाली सीड्स नहीं, लेकिन प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स जो हैं, स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, इनमें से भी नए इंडिविजुअल प्लांट जो है वो ऑब्टेन यानी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ऐसी मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। The propagation, the method of asexual reproduction from which an individual plant can grow via root, stem and leaves. That is called vegetative propagation. तो पोटैटो का एग्जांपल है, स्टेम ट्यूबर है वो। देन ब्रायोफिलम का एग्जांपल दिया, लीफ में से पूरा डेवलप होता है उस तरह का। ये सारे एग्जांपल इसमें आएंगे। 2 चीजें बाय चांस टेक्स्ट बुक में नहीं दी, बट मैंने क्लास में बताई थी, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। 2 मेथड के बारे में बताया था आपको। लेयरिंग में कैसा होता है, एक स्टेम रहता है, वो स्टेम को जमीन में गाड़ देने का, सॉइल के अंदर गाड़ देने का, और वो ही पर्टिकुलर स्टेम से एक नया प्लांट पूरा इवॉल्व होगा। एक बार प्लांट सीडलिंग डेवलप करेगा, वो स्टेम को आप कट करोगे तो नया पूरा प्लांट वहां से भी डेवलप होता है। इट इज द फास्टेस्ट मेथड। इसका है ना डाइजेस्ट में एक और आंसर दिया है, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सबसे पहला और मेन एडवांटेज है कि इस टाइप का जो प्रोपगेशन होता है, इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स काफी तेजी से आते हैं, फास्ट, इट डेवलप्स वेरी फास्ट। इससे फायदा क्या होता है, खेती बाड़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है। जो मेजॉरिटी जो फार्मर्स होते हैं, जैसे कि शुगर केन की बात करें, शुगर केन क्या है, कैसे उगता है, हाँ लेकिन कैसे है वो, कौन सा पार्ट है वो, शुगर केन में पता है, स्टेम में बीच में गांठ होती है, पता है। तो वो गांठ को वो लोग अंदर नहीं डालते हैं। अगर पता हो तो शुगर केन का जो वो गांठ वाला पोर्शन होता है उसको ऐसे बस हॉरिजॉन्टली रख देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। उसकी गांठ में से पूरा का पूरा सीडलिंग, आई मीन जो प्लांट है वो डेवलप होता है उसमें। तो अगेन ये सब मेथड जो है इस टाइप की वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। बॉडी पार्ट्स से, प्लांट के बॉडी पार्ट से जब डेवलप होते हैं प्लांट्स, तो काफी फुल्ली मैच्योर होते हैं, डिसीज रेजिस्टेंस भी ज्यादातर रहते हैं, एंड पूरा ग्रोथ काफी फास्ट हो जाता है इसमें। तो ये इसका बेनिफिट है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक था, लेयरिंग, दूसरा था ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में स्टेम को साइड से कट करते हैं और दूसरे किसी फ्लावर की अगर डंडी को वहां पे बांध देंगे तो यहाँ पे हो गया हाइब्रिड मेथड। तो नया तरह का प्लांट जो हम रोजेस में अलग अलग कलर्स देखते हैं ना, ये हाइब्रिड मेथड से ही बना हुआ है। तो दैट कम्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ब्रायोफिलम का एग्जांपल यहाँ लीफ के थ्रू है, यहाँ पे स्टेम ट्यूबर में पोटैटो आ जाता है, शुगर केन आ जाता है। देन कम्स दिस स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का भी डायग्राम याद रखना है। इसमें एक डंडी है जिसको हाइफे बोलते हैं और ऊपर एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, गोल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स क्या करते हैं, स्पोर्स यानी कि ये बेसिकली राइजोपस फंगस है बेसिकली। तो राइजोपस है ये, ब्रेड मोल्स जो होते हैं ना उसके ऊपर ये डेवलप होता है। तो कैसे ये बढ़ते हैं, जैसे ही वो स्पोरेंजिया फिल हो जाएगा वो बर्स्ट होगा और स्पोर्स आजू बाजू सराउंडिंग सरफेस पे गिरेगा। लेकिन डेवलप कैसे होगा, अगर सरफेस मॉइस्चर वाला है, पानी वाला थोड़ा है सरफेस, तो वहां पे डेवलप होता है, जैसे कि ब्रेड है। तो स्पोर फॉर्मेशन का खास याद रखना, राइजोपस इंडिविजुअल में इस तरह से रहता है। तो ये सब मेथड जो थी वो एसेक्सुअल मेथड की थी। नाउ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहले तो ये कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि अपने अर्थ पे 7 बिलियन से ज्यादा खाली ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज है, होमो सेपियंस। ऐसे तो कितने सारे स्पीसीज अलग अलग है। आर्थ्रोपोडा कैटेगरी पता है, 9th में सुना होगा। कॉकरोच जो होता है ना, कॉकरोच एक आर्थ्रोपोडा कैटेगरी का है, स्पाइडर आर्थ्रोपोडा कैटेगरी का है, ये सब आर्थ्रोपोडा कैटेगरी है। सबसे ज्यादा 80 to 90% ऑर्गेनिज्म, हमसे भी ज्यादा आर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिजम्स हैं। कॉकरोच, देन स्पाइडर्स, देन फ्लाई, मक्खी, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इन सब के 2 से ज्यादा ही हाथ होते हैं, हाथ, ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा कैटेगरी के रहते हैं।
तो बहुत सारी वेराइटी है इनकी। तो ये सारी वेराइटी जो रहती है कैसे आती है, तो भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से आती है, जहां पे दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व रहते हैं। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे विच इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, तो फ्लावर आएगा। अब फ्लावर में कुछ पार्ट्स भी है, यहाँ पे जो डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। तो नीचे ग्रीन वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे, सेपल। कलरफुल पत्तियों को क्या बोलेंगे, पेटल्स। उन पत्तियों के सेंटर में आपको एक अगर सीधी डंडी दिख रही है तो उसको बोलेंगे अपने पिस्टिल। पिस्टिल यानी कि कार्पेल भी इसको बोलते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, सबसे टॉप वाला स्टिग्मा, डंडी, स्टाइल, नीचे होती है ओवरी, ठीक है। और अगर उसके आजू बाजू में कुछ डंडी और ऊपर वो मेज जैसा कुछ होता है, ब्लॉब लाइक जैसा, तो वो क्या है, स्टेमन। स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जबकि सेंटर की डंडी पिस्टिल या कार्पेल जिसको बोलते हैं वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब दोनों का काम क्या है, स्टेमन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें होता है उसका स्ट्रक्चर में एक फिलामेंट डंडी, उसके ऊपर होता है एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स जब बर्स्ट होते हैं यानी कि वहां लैंड करेंगे, कहां लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे स्टिक करेंगे। जैसे ही स्टिग्मा पे स्टिक करेंगे उस डंडी में, उस स्टाइल में एक पोलन ट्यूब डेवलप होती है, उसको हम लोग केमोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखा था, उस प्रोसेस को केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो ये जैसे ही डंडी आगे बढ़ेगी, ये डंडी ये ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन में जो मेल गैमेट है वो नीचे ट्रैवल करेगा। कहां जाएगा, ओवरी में। ओवरी में क्या रहता है, एग्स रहते हैं। मल्टीपल टाइम्स वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है एंड नए सीड्स जो है वो क्रिएट वहां पे होते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर किसी फ्लावर में कार्पेल और स्टेमन दोनों है तो क्या बोलेंगे उसको, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और कोई भी एक ही है, या तो कार्पेल है या तो स्टेमन है, तो क्या बोलेंगे उसको, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो एग्जांपल भी हिबिस्कस, सनफ्लावर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, वाटरमेलन, ये सब एग्जांपल दिए हुए हैं। तो प्लांट्स के अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी भी दी गई है। तो आपको ये खास याद रखना है। इसके साथ एक तो देखो, अगर आपको पूछे एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये करना है। अगर आपको पूछे एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, तो ये करना है, ठीक है। दोनों का एक्सप्लेनेशन है ही यहाँ पे, कम ही है, कुछ ज्यादा तो मानेंगे नहीं। दूसरा, विच आर द एजेंट्स विच ट्रांसफर पोलन ग्रेन, तो विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स, ये ट्रैवल करवाते हैं पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पहुंचाने का काम करते हैं। अब कभी एक ही फ्लावर का कार्पेल से, सॉरी एक ही फ्लावर के स्टेमन से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के अगर कार्पेल पे जाके स्टिक करता है, पिस्टिल पे स्टिक करता है, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर या किसी और बाजू में फ्लावर पे गया तो क्या बोलेंगे उसको, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी याद रखनी है आपको। दूसरा सबसे मेन ये वाला डायग्राम देखो अगर, तो ये डायग्राम में आपको 2 चीजें, 3 पार्ट्स हैं इसके। जो सीड्स होते हैं, चने का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, चने को पानी में डालो, उसके जो फनगे फूटते हैं जिसको स्प्राउटिंग बोला जाता है, तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक जो पुछड़ी नीचे से आने वाली है उसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल क्या है, फ्यूचर का रूट, ठीक है। और ऊपर जो निकलेगा वो होता है क्या, प्यूम्यूल। प्यूम्यूल को क्या बोलेंगे, फ्यूचर का शूट। और जो उसका खुद जो उसका कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, कॉटलीडॉन्स। कॉटलीडॉन्स का मतलब ये इसका मेन स्टार्च कंटेनिंग चीज है। हम लोग चने खाते हैं ना, हम बेसिकली कॉटलीडॉन्स खा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका अंदर का पूरा मास, ये अपना स्टार्च जिसको बोलते हैं वो खा रहे होते हैं अपने, ठीक है। तो ये खास याद रखना, रेडिकल फ्यूचर का रूट है, प्यूम्यूल फ्यूचर का शूट है। ये बड़ा होगा ना तो ये होगा ऐसा। एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्शन सिस्टम जानने से पहले पुबर्टी के बारे में जानना जरूरी है। पुबर्टी में मेल्स में और फीमेल में दोनों में पुबर्टी आती है अलग अलग टाइम पे। फीमेल्स में 1-2 साल जल्दी आ जाती है, मेल्स में थोड़ा लेट 14-15 साल के यानी 13-14 साल के में आती है। पुबर्टी में क्या रहता है, तो कुछ कॉमन चेंजेस जो रहते हैं, तो दोनों के जो हेयर ग्रोथ है वो डेवलप होते हैं। देन कॉमन चेंजेस में तो दूसरा क्या था, ऑयली स्किन, पिंपल्स डेवलप होते हैं, ये सब कॉमन चेंजेस है। बॉयज में पेनिस इरेक्शन होता है, देन डे ड्रीम्स में रहता है, नाइट ड्रीम्स में रहता है, इस तरह का रहता है। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, ओव्यूलेशन जिसको बोलते हैं। तो ये सारे इंडिविजुअल चेंजेस में आते हैं। ये पुबर्टी का कंसेप्ट कर ही लेना, 2 मार्क में आएगा ही आएगा पक्का बोर्ड में इस बार। उसके बाद देखो पुबर्टी या टीनेजर
या एडोलेसेंस, तीनों के मतलब एक ही है, ये एज जिसको बोला जाता है, ठीक है। तुम सब अभी पुबर्टी लेवल में ही चल रहे हो। फिर आते मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम्हारे यहाँ पे पार्ट्स आपको देखने हैं बराबर से भाई, और पार्ट्स देख के इन सबका आपको डिस्क्रिप्शन देना है। मेल्स की अगर बात करें तो पेयर ऑफ टेस्टिस रहता है। पेयर ऑफ टेस्टिस किस में रहता है? तो स्क्रोटम में रहता है। स्क्रोटम इज अ मस्कुलर पाउच इन विच द टेस्टिस आर लोकेटेड। टेस्टिस क्या करता है? तो टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म स्टोर कहाँ रहते हैं? लिखा है किसी ने टेक्स्ट बुक में? मैंने लिखवाया था, देखो, एपिडिडाइमिस, बराबर है। एपिडिडाइमिस में स्पर्म स्टोर रहते हैं, एंड वो एपिडिडाइमिस जब रिलीज होंगे तो कहां से होंगे? वास डेफरेंस से। अब ये तो एक सेल्स है, तो इन सेल को लुब्रिकेट करना भी तो जरूरी है ना। तो लुब्रिकेशन कौन सी दो ग्लैंड्स इसको अपना म्यूकस देगी? तो दो ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों अपना अंदर से इसको लिक्विड प्रोवाइड करेगी, इसको नरिशमेंट देगी, इसके अंदर प्रोटीन वगैरह ये सारी चीजें होती है। तो स्पर्म सेल्स को ये मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्यों स्पर्म सेल्स को मोबिलिटी चाहिए होती है? क्योंकि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन पेनिस एंटर्स इन द वजाइना ऑफ द फीमेल, स्पर्म कुछ हद तक ही अंदर जा पाएगा। आई मीन जो पेनिस होता है वो कुछ हद तक ही अंदर जा पाएगा। स्पर्म को ट्रैवल करना पड़ता है। कहां तक करेगा? ओवेरियन यानी सॉरी अपना फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट तक वो ट्रैवल करना पड़ेगा। क्यों? वहां क्या होता है? ओवम, एग सेल जो होता है वो वहां पे होता है। तो स्पर्म को वहां तक ट्रैवल करना पड़ता है, जिसके लिए उसको मोबिलिटी चाहिए, जिसके लिए उसको फ्लूइडिटी चाहिए, उसके लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड इसको मिलने वाला है, ठीक है। एंड लास्टली यूरेथ्रा, और वी कैन से यहाँ पे पेनिस जो है, पेनिस एक ऐसी मस्कुलर ऑर्गन है जो दो काम कर सकती है। यहाँ पे मेल्स में ये सीमेन प्रोड्यूस यानी स्पर्म सेल का जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ से होता है, और यूरिन जो है वो भी यहाँ से होगा मेल्स में। फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में जो रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग जगह से होता है और यूरिनेशन अलग जगह से होता है, तो वो अलग अलग पोजीशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। देन कम्स योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ ओवरी है, एकदम नाके पे यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरी, वो एक फनल शेप एक फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है। एवरी मंथ एक एग सेल रिलीज होता है फ्रॉम ईदर ऑफ दी ओवरी, किसी भी एक में से एक एग सेल रिलीज होता है, और सिर्फ एक दिन तक वो ओवम जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। उसके बाद आता है तुम्हारा यूटेरस वॉल, यूटेरिन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद तुम्हारा सर्विक्स जो नैरो ओपनिंग रहता है, एंड लास्टली वजाइना, ठीक है। अब इन पार्ट्स का काम क्या रहता है? तो जब ओवम यहाँ पे आता है और उस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और अगर स्पर्म ट्रैवल करता है अंदर, तो वहां पे फ्यूज करने के चांसेस यानी फर्टिलाइज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बट अगर वहां पे ओवम है ही नहीं तो प्रेगनेंसी अटेन हो पाएगी ही नहीं, ठीक है। अब सपोज कि ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि पुबर्टी तो बहुत जल्दी आ जाती है, 11-12 मंथ, आई मीन 11-12 जो इयर्स होते तभी गर्ल्स में 1-2 साल पहले ही आ जाती है बॉयज के कंपेयर में। तो उस टाइम पे कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ओवम तो रिलीज होना शुरू हो गया, काफी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, वो धीरे धीरे एवरी मंथ का मतलब 28 to 32 डेज, ठीक है। एवरी 20 to 32 डेज के बीच में ओव्यूलेशन होता है, एवरी 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पे ये एग यहाँ पे रिलीज होगा, एंड अल्टीमेटली अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो ये एग का क्या होगा? ये एग जाएगा यहाँ पे। अब ये एग अकेला नहीं जाएगा, जब एग रिलीज होता है ना तो ये यूट्रिन वॉल जो है अपने आप को प्रिपेयर करती है। काम क्या है इस यूट्रिन वॉल का? फीटस को नरिशमेंट देना। अगर बच्चा आता है, बच्चा अगर बनता है, यहाँ डेवलप होता है, तो इसको नरिशमेंट देना। तो हर एवरी मंथ ये यूट्रिन वॉल ब्लड से फिल हो जाएगी, ठीक है, नरिशमेंट के लिए। अगर बच्चा वहां पे आता है तो इम्प्लांट होता है तो इस तरह से, बट अगर नहीं है तो ये ओवम यहाँ से ब्लड शेड ऑफ हो जाएगा, ये यूट्रिन वॉल पूरी की पूरी शेड ऑफ हो जाएगी और ब्लड जो है वो बाहर फ्लो हो जाएगा। ये प्रोसेस कितने दिन तक चल सकती है? 2 to 8 डेज तक। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों एक साथ आपको बता दिया। वो है ना व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पैराग्राफ है, 2 या 3 मार्क में इसको कर लेना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्ट से करना है। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कौन कौन सी मेथड है? तो मैकेनिकल बैरियर कौन कौन से हैं? कॉन्डम्स, कॉपर टी, लूप, ये सभी मैकेनिकल बैरियर्स की तरह काम करते हैं, यानी इधर स्पर्म को रोकेंगे या स्पर्म को वजाइना में एंटर होने से रोकेंगे। तो ये दोनों बेसिकली, वो पुलिस कैसे खड़ी रहती है तो वैसा ये काम है रोड पे रोकने का, ठीक है।
दूसरा सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में दोनों मेल फीमेल के लिए दोनों अलग अलग मेथड्स है। मेल्स में होता है वेसेक्टोमी, क्या करते हैं इसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं, तो बेसिकली स्पर्म बनेगा तो सही लेकिन पेनिस से बाहर आएगा ही नहीं, तो इसको नसबंदी बोलते हैं। सेम गोस फॉर फीमेल, फीमेल में भी फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं, ओवम रिलीज होगा तो सही लेकिन स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि रास्ता वहां पे ब्लॉक है, ठीक है। तो दोनों ही ये सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड वैसे तो लॉन्ग रन के लिए सेफ है लेकिन सर्जरी इटसेल्फ एक डेंजरस चीज है, बाई चांस सर्जरी में ऊपर नीचे कुछ हो गया तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, तो ठीक भी है लेकिन आजकल एडवांस पूरा हो चुका है। फिर ओरल पिल्स, जनरली फीमेल्स को ओरल पिल लेनी पड़ती है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो पिल लेने से क्या होगा, पूरी की पूरी यूट्रिन वॉल जो वो शेड ऑफ हो जाएगी, अल्टीमेटली जो फर्टिलाइज एग भी अगर हुआ है तो वो उस यूट्रिन वॉल से डिस्चार्ज हो जाएगा, प्रेगनेंसी रह पाएगी नहीं, बराबर है। तो ये कुछ मेथड्स है, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट ये आंसर है, 3 मार्क में पूछा जा सकता है। अब आ जाओ लाइट फिजिक्स, इस चैप्टर से भाई 3 मार्क में भी पूछते हैं, रे डायग्राम्स पूछते हैं वो बाद में। सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो पहला आधा जो पार्ट है इसमें रिफ्लेक्शन का है, फिर पीछे का पार्ट जो है वो रिफ्रैक्शन का है। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि लाइट जब ट्रैवल करती है तो लाइट साउंड ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि किसी जगह से टकरा के वापस भी आती है, ठीक है। तो जब लाइट रे आती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, किसी सरफेस से टकराती है और वो बाउंस बैक करती है, तो जो बाउंस बैक वाली रे है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो सरफेस है, अब सरफेस 2 तरह के होते हैं, रेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस। रेगुलर का मतलब क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ सरफेस, जैसे मिरर, मिरर में हम अपने आप को आर पार देख सकते हैं ना, यानी कि एकदम पूरा क्लियर कट, तो वो स्मूथ सरफेस रहता है, ठीक है, शाइनी सरफेस। इस पे कैसा होता है, नॉर्मल, नॉर्मल, जैसे कि ये एक मिरर है, ये क्या हुआ, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सरफेस से 90 डिग्री, इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल पे टच की और वापस इस डायरेक्शन में चली गई, सेम प्लेन में ही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इस तरह से यहां पे काम होता है, ठीक है। तो अगर सरफेस रेगुलर, स्मूथ, शाइनी है तो रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। अगर ये 30 पे नॉर्मल से स्ट्राइक किया है तो 30 पे रह जाएगी। इन दिस कंडीशन वी कैन सी आवर इमेज क्लियरली, स्मूथ सरफेस होगा तो। लेकिन अगर इरेगुलर सरफेस है, जैसे ये पत्थर देख लो, पत्थर आड़े टेढ़े होते हैं, बेंच देख लो, यहाँ पे आपको अपना इमेज नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ये वैसे तो स्लीपर ही दिखता है लेकिन बहुत रफ है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काफी रफ रहता है। ऐसे टाइप के सरफेसेस को क्या बोलेंगे, इरेगुलर सरफेसेस। बट रिफ्लेक्शन रेगुलर हो कि इरेगुलर, दोनों ही केसेस में होता है। हाँ, इमेज हमको क्लियर कब दिखेगी, जब सरफेस एकदम स्मूथ होगा तो ये पहला कंसेप्ट था तुम्हारा कि इमेज कैसे बनेगी। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स बैक। If the surface is smooth, image will appear clearly. If the surface is irregular, image will not be created. ठीक है। फिर आते तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 मार्क में ये पूछते ही हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 2 पॉइंट है, सिंपल से पॉइंट है यहाँ पे तुम्हारे लिए, ठीक है। देन स्फेरिकल मिरर, तो 2 झाग के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। अगर अंदर का शाइनी सरफेस है, अंदर का यानी कि इंटरनल इनवर्ड शाइनी है तो बोलेंगे कॉनकेव, अगर आउटर है शाइनी तो बोलेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इन सभी में आपके कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन है, वो खास आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर ये कॉनकेव मिरर है, इसको बोलेंगे पोल, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे ऑफ लाइट आती है अगर पैरेलल तो कहां पास होगी, फोकस से पास होगी। रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। P और C का जो डिस्टेंस इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, P और F के बीच का डिस्टेंस बोलेंगे इसको फोकल लेंथ। ये सब बेसिक डेफिनेशंस है, ये करने का डेफिनेशंस में पूछते हैं, बराबर है। दूसरी एक बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, R जो है, ये डबल देन फोकल लेंथ होता है, या तो F इक्वल टू R अपॉन 2,
सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया है, फोकल लेंथ कितना आएगा 15, उसका हाफ हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर बाय, बराबर से ये 6 डायग्राम है, सबसे वापस से एक बार दिमाग में बिठा लो। अगर इंफिनिटिव पे है कॉनकेव मिरर, इंफिनिटिव पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा फोकस। अब जरा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास होता जाएगा इमेज दूर और बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो अपने नेचर भी डिस्कस करते हैं। पहले इंफिनिटिव पे था तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ आया फोकस। इमेज कैसी थी रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, ठीक है। अब थोड़ा पास बियॉन्ड सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अगर बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी, अगेन रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, छोटी इमेज है। एट सी सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। बिटवीन सी एंड एफ तो अब इमेज दूर जाएगी और बड़ी हो जाएगी बियॉन्ड सी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज दूर जाके बड़ी होती जा रही है। तो बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो बियॉन्ड सी रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज, एफ बियॉन्ड सी पैरेलल यानी कि बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगा। एंड कैसा इसका डायग्राम रहेगा तो याद करा दो तुम लोग को, ऐसा पहला और यहाँ पोल से आएगा तो दोनों कैसा होगा पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगा यानी एंड लार्ज है यहाँ पे। एंड लास्ट डायग्राम इसमें बिटवीन एफ और ये होगा तो पहला तो फोकस, दूसरा ऐसा, पर ये तो कहीं नहीं मिलने वाली, कहाँ जाएगा पीछे। बट जब मिरर के पीछे जाती है इमेज तो क्या बोलेंगे उसको वर्चुअल इमेज। वर्चुअल कैसी होती है इरेक्ट होती है, और वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज ये इसमें ऐसा रहता है। तो कॉनकेव के 6 डायग्राम है तुम्हारे, बराबर इसको याद करने का। कॉन्वेक्स के 2 ही है, जब इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे, लेकिन कैसा वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश। और फिर कहीं पे भी रखो तुम, कहीं पे भी इनफाइनाइट से जब फाइनाइट पे आ जाओ बियॉन्ड सी रखो, सी रखो, एफ रखो, कहीं पे भी रखो, कहां आएगा बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी पे आएगा इमेज सेम वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश। इन शॉर्ट कॉनकेव में हर तरह की इमेज मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश नहीं मिलेगी। तो वो कहां मिलती है कॉन्वेक्स में मिलती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखना। Which type of image is always formed by convex mirror? Wed, virtual erect diminished. Which type of image cannot form by concave mirror? Wed, बराबर यही चीज है। यूजेस दोनों भाई कर लेना। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है तो टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट्स, पावरफुल पैरेलल बीम क्रिएट करती है पहला तो। दूसरा शेविंग मिरर में यूज होता है क्योंकि लार्जर फेस थोड़ा दिख सके। डेंटिस्ट यूज करते हैं टीथ के बड़े इमेज देखने के लिए। एंड बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स यूज करते हैं सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। सोलर कुकर, सोलर फर्नेस इन सब में यूज होते हैं। जबकि कॉन्वेक्स का जो यूजेस हैं वो बहुत ही कम है। रियर व्यू ऑफ द व्हीकल के लिए, रियर व्यू साइड मिरर जो रहते हैं वो देख उसमें कॉन्वेक्स लगे होते हैं। क्यों? पीछे के जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो वो हमको पूरी इमेज दिखेगी, भले छोटी लेकिन पूरी इमेज दिखेगी। That's why appear objects in the mirror are closer than they appear. वो हमारे पास है, दिखते दूर है लेकिन पास में ही होते हैं, वो पीछे ही होते हैं हमारे थोड़े। और दूसरा कहाँ लगा हुआ है ऐसा तो भाई आगरा फोर्ट में लगा हुआ है, वो याद रखना। आगरा फोर्ट यानी कौन सा, किसने बनाया था? अकबर ने। ये ऐसे में पूछा था ना, आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया था। साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर बहुत इंपॉर्टेंट भाई, 3 मार्क में पूछते हैं। तुम्हारा डायग्राम ये है, इस डायग्राम में 5 चीज आपको याद रखनी है। पहला, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम दी पोल, सब कुछ पोल से मेजर करते हैं। सेकंड, लेफ्ट साइड पे जो भी रहेगा यानी ऑब्जेक्ट, वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ जो पोल है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑन एक्स एक्सिस नेगेटिव, राइट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस अपवर्ड पैरेलल upward y axis positive axis positive, negative y axis negative। 4 पॉइंट है आपको याद रखना, 5 पॉइंट है याद रखना है, बैठा ये लिखना है। देन मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फॉर्मूला m इक्वल टू -v/u, अगर मिरर है तो, लेंस होता तो पॉजिटिव v/u, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने वाली।
अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है डिमिनिश्ड, 1 है सेम साइज, 1 से ज्यादा है एनलार्ज। ठीक है। दूसरा, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली है। Then comes your refraction of light। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन कब होता है, कैसे होता है? जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है तो लाइट बेंड हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जब होता है उसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है। सपोज कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास है, जब लाइट ऑब्लिकली यहाँ आती है तो वो बेंड हो जाएगी। अगर एयर से वाटर में गई है तो इस टाइप से बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल है अपना। ठीक है। तो मुझे बताओ एयर कैसा मीडियम हुआ? रेरर। जबकि वाटर कैसा मीडियम हुआ? डेंसर। तो लाइट जब रेरर से डेंसर में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। लेकिन इसका उल्टा, डेंसर से रेरर में जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। सपोज कि ये वाटर है, अब वाटर से अगर लाइट बाहर निकल रही, एयर में जा रही है तो ऐसे जाएगी। नॉर्मल इसका कैसे था? ऐसा, तो दूर चली गई ना, इस टाइप से। तो ये बेसिक इसका कंसेप्ट है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स। अब बेंड्स में दो वैरायटी है, रेरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या है? सपोज कि लाइट डायरेक्ट या नॉर्मल पे ही गिर रही है तो इट विल पास थ्रू द सेम स्ट्रेट लाइन विदाउट डेविएशन। डेविएट होगी ही नहीं अगर नॉर्मल पे ही गिर रही है तो। दूसरी एक बात, व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे व्हेन इट फॉल्स ऑन नॉर्मल? एंगल क्या है? यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट है, तो एंगल क्या है? 0 डिग्री, क्योंकि यही है, सेम लाइन है। तो इसी की लाइन का, इसी लाइन का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। क्वेश्चन बराबर देखने का, सरफेस पूछेंगे तो क्या? नॉर्मल टू सरफेस 90, इंसिडेंट टू सरफेस 90, नॉर्मल टू इंसिडेंट 0, नॉर्मल या इंसिडेंट टू रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल इंसिडेंट टू रिफ्रैक्टेड 180। ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी, सॉरी ये रिफ्लेक्टेड थी, तो इसके बीच का एंगल कितना है? याद रखना, मैं नॉर्मल इंसिडेंट का नहीं पूछ रहा हूं। नॉर्मल इंसिडेंट पे अगर गिरती है तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का पूछ रहा हूं। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180। बेसिक चीजें ये सब, डायग्राम देखने का बराबर है, पैसा आंसर नहीं देने का। फिर आता है अपना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक्टिविटी। भाई 4 मार्क में कर लेना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना था इस एक्टिविटी में? अगर हमको एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेना है, इसकी बॉर्डर ड्रॉ करनी है। बॉर्डर ड्रॉ करने के बाद हमको एक यहाँ से लाइट पास करनी है, थोड़ी ऑब्लिकली पास करनी है, और इसके ऊपर हमको 2 पिन लगा देनी है। बेसिकली ये 2 पिन को हमको इस वाले सरफेस से देखना है और इस तरह से देखना है कि थोड़ा ये स्ट्रेट लाइन में आई है। सपोज कि वो यहाँ आई है तो क्या होगा? यहाँ पे जब हम यहां से यहां देखेंगे, इसको ड्रॉ कर दो, फिर ये हटा दो, प्रिज्म हटा दो, प्रिज्म का क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब हटा दो, और इस लाइन और इस लाइन को ड्रॉ कर दो। यू विल सी दैट दिस लाइन इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, आड़ी टेढ़ी लाइट होगी। क्यों ऐसा हुआ? एयर से ग्लास में गई, बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, ग्लास से बाहर निकली, अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस टाइप का बनेगा, और इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे इट विल बी अ पैरेलल लाइन। तो ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बराबर है। ये क्यों हुआ? इस ग्लास स्लैब की वजह से हुआ। ग्लास स्लैब ने रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा पाथ उसका डिफ्लेक्ट कर दिया, तो जानी चाहिए थी यहां और थोड़ी शिफ्ट हो गई पीछे। इस पैरेलल डिस्टेंस को बोलते हैं अपने लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे था, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे था, ये भी रिफ्लेक्शन एंगल था, रिफ्रैक्शन, और ये तुम्हारा इमर्जेंट एंगल था। मुझे बताओ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल में बड़ा कौन?
इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड में बड़ा कौन? सेम। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल है सेम। और रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट में बड़ा कौन? इमर्जेंट। इसका मतलब इंसिडेंट और इमर्जेंट कैसे हुए? इक्वल। आई इज इक्वल टू ई, रीजन लाइज इन द शेप, पैरेलल है। ये पैरेलल सरफेस है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा कैसा होने वाला है? सेम। याद रखने का इसको। देन कम्स योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस व्हाट? द एक्सटेंट ऑफ, कितनी हद तक लाइट बेंड होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। तो क्या सारे मीडियम में लाइट सेम तरह से बेंड करेगी? नो। अलग अलग मीडियम की डेंसिटी अलग अलग रहती है। तो जैसे कि वाटर की बात करें, एयर की बात करें, वैक्यूम की बात करें, ग्लास की बात करें, पेट्रोल, केरोसिन, टर्पेंटाइन, अलग अलग मीडियम्स है। जब लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब डाइवेट करती है, यानी कि जब ट्रैवल करती है, तो लाइट अलग अलग एंगल पे बेंड करती है। इसी को बोलते हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्शन का लॉ याद रखना है। पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल, सॉरी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, पहला पॉइंट। लेकिन सेकंड पॉइंट जो था वो स्नेल्स लॉ था। व्हाट डज स्नेल्स लॉ सजेस्ट? साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और कांस्टेंट को अपने क्या बोलते हैं? आर। आर यानी कि यहाँ पे इस टाइप से अपने ईटा भी लिखते रहे, याद हो तो। इस ईटा को क्या बोलेंगे? अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कितनी हद तक वो बेंड होती है, ये एंगल हमको मिलेगा, उसके हिसाब से एक वैल्यू हमको मिलती है। उसी चीज को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्नेल्स लॉ का बराबर एक पॉइंट और अंदर एडिशनल है। क्या है? The ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for a given color of light and for a given pair of media। यानी जो कलर की लाइट हम लोग भेज रहे हैं वो लाइट अगर सेम है, और अगर जिस मीडियम से जिस मीडियम में लाइट जा रही है वो दोनों मीडियम अगर सेम है, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, तुम यहां करोगे चाहे अमेरिका में करो, वैल्यू विल बी सेम। रेड कलर की लाइट ली, उसको तुमने ग्लास से वाटर में फेंका, तो जो एंगल होंगे ना वो सेम होंगे। इसका मतलब यही होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मीडिया और सेम कलर ऑफ लाइट है तो सेम रहेगा। हाँ, तुम यहाँ पे रेड ले रहे हो और दूसरे एक्सपेरिमेंट में ग्रीन लाइट ले रहे हो तो चेंज आएगा? यस, डेफिनेटली चेंज आएगा, क्योंकि अलग अलग कलर की लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेड वेवलेंथ कितनी दूर तक दिखाई देती है? जो रेड वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो डेविएट कौन कम होगा? रेड कम होगा, क्योंकि बहुत फास्ट जाती है। व्हाट अबाउट वायलेट? कम है, वेवलेंथ उसकी कम है, तो बैंड सबसे ज्यादा होगी। ये धंधा हमने किस में देखा था? प्रिज्म में। प्रिज्म वाला जो था वैसा उसमें हमने देखा था। तो विबग्योर वाला था जो उसमें वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करती थी क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम थी, एंड रेड सबसे कम डेविएट करती थी क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ थी वो ज्यादा थी। तो इसमें दूसरा आपको फॉर्मूला एक ही याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ईटा21 अगर है, ईटा21 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जो भी वैल्यू है। और अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं, v1 अपॉन v2, जिस मीडियम से लाइट आ रही है और जिस मीडियम में लाइट जा रही है, ये लौता फॉर्मूला आपको दिमाग में बिठा लो। न्यूमेरिकल आएगा अगर इसका, तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। मीडियम 2 मतलब पता चला, जिसमें लाइट जा रही है। 2 का मतलब जिसमें लाइट जा रही है, 1 मतलब जिससे, जहां से लाइट आ रही है। तो ये फॉर्मूला है, लिखवाया भी था मैंने उसके अंदर। दूसरा है व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बोलेंगे? जब पहला मीडियम वैक्यूम या एयर अगर है तो दूसरे मीडियम की वैल्यू जो हमको मिलती है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। फॉर एग्जांपल, लाइट एयर से गई और लाइट वाटर में गई, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी ना वो वाटर की मिलती है। उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। का है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। तो 1 के जो भी वैल्यू रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही आने वाला है।
तो अल्टीमेटली व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? When the light travels from either vacuum or air, that is medium 1, into any another medium, then that medium is known as refractive index. So the value of that medium is called refractive index of that medium. यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे दी हुई है उसकी डेफिनेशन. और ये पिंक वाला टेबल में से बहुत सारी वैल्यू आपको याद रखनी है. अगर पूछे एयर का पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो 1.0003. अगर बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं दिया है ना भाई, तो आपको दो आंसर लिखने हैं. 1 और ब्रैकेट में लिखना एग्जैक्ट 1.0003. वी आर नॉट नोइंग कि वो लोग कहां से पढ़ रहे हैं या कौन सा सिनॉप्सिस ले रहे हैं. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर? पहला आंसर तो लिखने का 1 और एग्जैक्ट वैल्यू इज 1.0003. ये लिखने का आपको, क्योंकि टेक्स्ट में दिया है और उन लोग का भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अपने को भरोसा दिलाने का उनको. Then ice है, वाटर का 1.33 है, केरोसिन का 144 है, देन टर्पेंटाइन का 1.47 है, क्राउन ग्लास का 1.52 या ग्लास का 1.5 बेसिकली लेते हैं. बाकी सब तो ठीक है. डायमंड का 2.42. हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का रहता है. इधर ध्यान दो. स्फेरिकल लेंसेज, जो कहानी हमने मिरर में देखी थी वही सेम कहानी यहाँ पे लेंस में है. लेंस में लेकिन उल्टा है. ये वाले लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स और ये वाले लेंस को बोलेंगे अपने कॉनकेव. जो 6 डायग्राम हमने इसमें देखे थे कॉनकेव में, वो सेम वैल्यू कॉन्वेक्स में इसी तरह से आने वाली है. फर्क क्या है इसमें? ये एक फर्क है, उसमें पोल था, इसमें ऑप्टिकल सेंटर आता है. और इसमें 2 फोकस और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स आएंगे. इसको बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे 2F1, उसको बोलेंगे F2 और उसको बोलेंगे 2F2. इस तरह से रहेगा. ठीक है. इसमें रूल क्या था? अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो सीधी सीधी निकल जाएगी. सीधी सीधी क्यों निकलती है? ये क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास मीडियम है ना, इसलिए सीधी सीधी निकल जाती है. तो बेसिकली इसमें भी सेम है. अगर इनफाइनाइट पे है तो F2 से पास होगा. अगर बियॉन्ड 2F1 है तो F2 और इधर फॉर्म होगा. अगर 2F1 पे है तो 2F2 पे फॉर्म होगा. अगर 2F1 और 2F1 और F1 के बीच में है तो बियॉन्ड 2F2 जाएगा. So basically कॉनकेव मिरर में जो डायग्राम के जो नेचर थे, जो साइजेस थी, बैठा वही इसमें है, बट कॉन्वेक्स लेंस में. और सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है. जो वैल्यू जो नेचर हमारा कॉन्वेक्स मिरर में था वो कॉनकेव लेंस में यहाँ पे है. तो दोनों की वैल्यू सेम है, डायग्राम थोड़े डिफरेंट है. तो 16 डायग्राम है, 16 में से एक बोर्ड में जरूर से आएगा, तो करने का. साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंस, जो मिरर के थे वही सेम लेंस के भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अगर बाई चांस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अगर आपको पूछे कि एक्सप्लेन साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंस, तो आप लोग वो वाला डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे, ये ऊपर नीचे वाला वो नहीं करोगे. ये तो क्या था? मिरर था. आपको लेंस ड्रॉ करना रहेगा. तो बस खाली ये करो और ये करो. सेंटर में लगा दो ऑप्टिकल सेंटर. जो पहला पॉइंट था ना, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. द डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर इज नेगेटिव, राइट इज पॉजिटिव, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव. बाकी चारों पॉइंट सेम. लेकिन जहां जहां पे पोल था वहां पे ऑप्टिकल सेंटर वर्ड यूज करना है. बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है. एंड लास्टली तुम्हारा लेंस फार्मूला, उसमें मिरर फार्मूला क्या था? वो तो अपना नहीं गया. मिरर फार्मूला था 1/f = 1/u + 1/v. इसमें क्या है? 1/f = 1/v - 1/u. ये था तुम्हारा लेंस फार्मूला. इसमें मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? +v/u. और अपना मिरर में माइनस होता था, इसमें प्लस है. HI/HO दूसरी भी फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में हमने यूज करते ही है उसमें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ लेंस. व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस. ये तो हो गया फॉर्मूला के हिसाब से डेफिनेशन. P = 1/f, ये उसका फॉर्मूला है. उसकी यूनिट क्या है? डायोप्टर, या तो मीटर इनवर्स, m⁻⁻1, ये भी उसकी यूनिट है क्या? ठीक है. तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? द एक्सटेंट ऑफ
बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज पावर ऑफ लेंस। कितनी हद तक लाइट रे लेंस बेंड करता है तो उसको बोलते हैं अपना पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो 2 मार्क में ये पूछते हैं पावर ऑफ लेंस जनरली। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज अचीव बाय द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कितनी हद तक वो बेंडिंग करता है उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। और याद रखना, कॉन्वेक्स नाम देखो तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव दोनों, कॉनकेव देखो तो नेगेटिव, दोनों के दोनों। Then comes your chapter number 11, Human Eye and Colorful World। भाई इसमें 4 मार्क में एक आंसर आता है, गिन के 5 शॉर्ट नोट्स हैं, एकदम बखूबी कर लेना। पहली तुम्हारी है मायोपिया, देन हाइपरमेट्रोपिया, देन तुम्हारा ह्यूमन आई है तीसरी, चौथी प्रिज्म वाली एक्टिविटी है, और रेनबो, और एक और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बस इतना कर लोगे 4 मार्क में तो तुम्हारे 4 मार्क तो आ ही जाएंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी आ सकता है इसमें से। ठीक है, तो मायोपिया, व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया इज नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें हमको पास का तो बराबर दिखता है, दूर का बराबर दिखता नहीं है। तो कैसे होता है? एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, या तो फोकल लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा रहता है। ठीक है, कैसे क्योर करेंगे इसको? बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ, तो उससे अपना डिफेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जैक्टली अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर का बराबर दिखता है लेकिन पास का दिखता नहीं है। क्यों होता है ऐसा? कि आईबॉल की साइज छोटी हो गई होती है, या तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई होती है, सिलियरी मसल्स वीक पड़ गए होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। कैसे क्योर करेंगे इसको? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ प्रॉपर पावर, तो उससे अपना डिफेक्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। शॉर्ट नोट में 4-5 पॉइंट ही है, डायग्राम आपको करना पड़ेगा, 4 मार्क में पूछते हैं इसको। ठीक है, तीसरा डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में कैसा होता है? ओल्ड एज पे दूर का तो दिखता था ही नहीं, साथ साथ में पास का भी कभी कभी नहीं दिखता है। तो ये अगर जब दोनों डिफेक्ट होते हैं तो कौन सा लेंस हमको यूज करना चाहिए? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल में ऊपर का जो होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव, दूर का देखने के लिए, और नीचे का कौन सा होता है? कॉन्वेक्स, पास का देखने के लिए। तो बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। प्रेस बायोपिया का दूसरा नाम क्या है? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। क्योंकि दूर के चश्मे तो जनरली लोगों को आ ही जाते हैं, बट एक एज के बाद 40-42 के बाद जो होता है वो पास के चश्मे भी आते हैं, जिसको बोलते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। तो पास का भी थोड़ा दिखना कम हो जाता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। भाई प्रिज्म वाला तो कतई मत छोड़ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिज्म का। ये हमने भी पूछी थी गलती से। प्रिज्म है, दिस वन इज इंसिडेंट लाइट, डायग्राम देखते जाना। दिस वन इज इंसिडेंट लाइट, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये इसका जानी चाहिए थी ऐसे, इसका नॉर्मल है ऐसे, ये बेंड कहां करके? इस तरह से। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना वो ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड। अब ये क्योंकि डेंसर से रेयर में जाएगी तो और बेंड करेगी, जानी चाहिए थी ऐसे, और ये बेंड हो जाएगी ऐसे। इसका नॉर्मल यहाँ आएगा, इस टाइप से आएगा। तो ये हो गई तुम्हारी इमर्जेंट रे, ये हो गई तुम्हारी रिफ्रैक्टेड, ये हो गई तुम्हारी इंसिडेंट। अब क्या करेंगे हम लोग? इंसिडेंट को एक्सटेंड करेंगे आगे और इमर्जेंट को एक्सटेंड करेंगे पीछे। एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। गुजराती का ढगला का ढ, या इंग्लिश में लिखते हैं डी, एंगल ऑफ डेविएशन। बराबर है? तो डायग्राम आपको जैसे पता है स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। इन सबके नामकरण कर देना, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, इसको एस दे दो, जो देना है दे दो, और उसी हिसाब से लिखना। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इसको यहाँ पे एम दे दो, एम डैश दे दो, एन दे दो, एन डैश दे दो। तो ए बी एम इंसिडेंट एंगल, एम डैश बी एस, सॉरी एम डैश बी सी रिफ्रैक्टेड एंगल, डी सी एक्स तुम्हारा इमर्जेंट एंगल, एंड वगैरह वगैरह सारे। व्हाट इज दिस? वाई एस सी एंगल ऑफ डेविएशन। आपको सारे एंगल मेंशन करना है। व्हाट इज दिस? ए बी रे इंसिडेंट रे, व्हाट इज बी सी रिफ्रैक्टेड, व्हाट इज सी डी इमर्जेंट रे। सब नाम देने हैं आपको इसमें, डायग्राम यही है इसके अंदर। बराबर है? एक चीज लिखवाई थी अंदर, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है तो
एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। कहां है एंगल ऑफ प्रिज्म? ये रहा। ये दो लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल होता है ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? द एंगल फॉर्म बिटवीन द लेटरल फेसेस ऑफ द प्रिज्म इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये रेगुलर प्रिज्म है तो एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। फिर बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। जब ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करोगे तो क्या होगा? ये 7 अलग अलग बैंड्स आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, जिसमें सबसे ऊपर यानी कि जब प्रिज्म सीधा है तो ऊपर यहाँ रेड होगा और यहाँ पे वायलेट होगा। इसका मतलब रेड कम डेविएट कर रही है जबकि वायलेट और भी ज्यादा बेंड कर रही है। तो अभी मैंने रीजन बताया था। तो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट? When a white light is incident on a prism, it disperses into its 7 constituent colors by 7 से ज्यादा ही होते हैं। But human eye can see only this band. इससे ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, इसके नीचे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं। बट वी आर इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट ब्लाइंड। हम लोग ये लाइट देख नहीं सकते। कुछ एकदम दिव्य पुरुष होते हैं ना, वही देख सकते हैं। चलो, अब न्यूटन भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर मिरर क्या दो प्रिज्म को साथ में रखें तो कुछ और कलर भी मिल सकते हैं। तो भाई फेल गया था। इसने जब मिरर ये प्रिज्म के बाजू में प्रिज्म रख के धंधे किए तो कुछ हुआ नहीं था उसका। तो इसने भी क्या किया, दूसरे मिरर को इन्वर्टेड रखा। तो क्या किया, व्हाइट लाइट स्प्लिटेड लाइट कंबाइन, व्हाइट लाइट वापस। ऐसा क्यों हुआ? अगर इस डायग्राम को मैं ज्वाइन करूं, ऐसा हो गया ये। बेसिकली दिस इज बेसिकली रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओनली। तो पैरेलल सरफेस जब हो जाते हैं तो हमको व्हाइट की व्हाइट ही लाइट मिलने वाली है। तो एंगल में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है यहाँ पे। तो न्यूटन भाई साहब ने हमको ये चीज बताई थी। ठीक है, किचन। फिर आते हैं अपने रेनबो के पास। तो रेनबो का भाई वो एक ड्रॉपलेट वाला डायग्राम आपको देखना है। सबसे पहली बात, रेनबो कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सन। ठीक है, अगर आपको पूछे मॉर्निंग में रेनबो कहां दिखेगा? वेस्ट। इवनिंग में आपको रेनबो कहां दिखेगा? ईस्ट। नॉर्थ साउथ गलती से भी मत लिखना। अब क्या होता है, व्हेन लाइट एंटर्स, क्योंकि यहां सन है, लाइट एंटर करेगी तो सबसे पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन। लाइट बेंड करेगी। डिस्पर्जन, क्योंकि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट में हुआ तो डिस्पर्जन होगा। ये लाइट कंबाइन होकर क्या वापस होगी? इंटरनल रिफ्लेक्शन। कभी कभी ही रेनबो बनता है, जब भी बारिश गिरी, जब भी सूरज है, रेनबो बन गया? जरूरी नहीं है। एक पर्टिकुलर एंगल अगर क्रिएट होता है, ये एंगल को यहां बोलते हैं अपने इंटरनल रिफ्लेक्शन, तभी हो पाएगा। तो व्हाट इज दिस एंगल कॉल्ड? बाय चांस पूछे, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे इसको? क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? कभी कभी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही जब इंसिडेंट लाइट उस मीडियम के एंगल पे 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाती है, इट मेक्स मोर देन 90 डिग्री एंगल, इंसिडेंट रे अगर है, तब जाके वो लाइट पार नहीं जाएगी, वापस बैक मारेगी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल? 90 डिग्री। याद रखने का, क्या बोलने का? 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल से क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट पार होने की जगह वापस से बैक मारेगी और यहाँ पे जो अपना चुन्नू मुन्नू जो भी खड़ा है उसको अपना दिखाई देगा। सन इसके पीछे है, हमको रेनबो इधर दिखाई देता है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन इसको बोलते हैं। तो रेनबो का ये फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद कुछ इफेक्ट्स, ट्विंकलिंग इफेक्ट्स जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ट्विंकलिंग इफेक्ट, यहाँ पे जो बात आपको ध्यान रखने वाली ये है कि जो स्टार होते हैं वो काफी दूर है। इसकी लाइट जब एंटर करती है, वेरियस एटमॉस्फेरिक लेवल से अपनी आंखों तक जो है वो पहुंचती है। तो लाइट आ रही है रेयरर मीडियम से, एयर में जब एंटर करती है तो मल्टीपल टाइम्स इनका रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि अर्थ की लेयर में जो एटमॉस्फेयर है काफी ज्यादा है। तो अर्थ का लेयर का एटमॉस्फेयर कैसा होगा? डेंसर।
जबकि लाइट कहां से आ रही थी, रेयरर, तो बेंड कहां होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन हम कहां हैं, डेंसर में, हम देखेंगे कहां, रेयरर में। तो जब ये लाइट आएगी वापस, हम जब इसको देखते हैं तो ये लाइट, ये वाला तारा हमको थोड़ा अपर साइड, हायर साइड पे दिखाई देने वाला है। As we see object from denser to the rarer, we see object slightly higher, ऊपर की तरफ देखेंगे। ये तो हो गई पहली चीज। लेकिन ट्विंकल ट्विंकल क्यों होता है, क्योंकि लाइट यहाँ पे एक स्टार बहुत दूर है, इट इज कंसिडर्ड एज अ वन पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से जब लाइट आ रही है और ये स्टेबल नहीं है, एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेबल, तो ये एटमॉस्फेयर वॉबल करता रहता है। वॉबल करने की वजह से लाइट फ्लिकर करती रहती है, तो कभी लाइट डीम आएगी, कभी ब्राइट आएगी, और इसी इफेक्ट को अपने क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, प्लैनेट का ऐसा नहीं होता, स्टार बहुत दूर है, प्लैनेट काफी करीब है, तो प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अ मैनी पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट। ये एक सिंगल पॉइंट सोर्स है, ये बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस है। तो होगा क्या, अगर इस वाले पॉइंट से लाइट आ रही है डिम, दूसरे वाले से हो सकता है ब्राइट है, डीम ब्राइट, डीम ब्राइट, ऐसा करके जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है उसको नलीफाई करता है, यानी कि वो ट्विंकलिंग जैसा दिखाई नहीं देता है, वो एक कांस्टेंट लाइट दे रहा है ऐसा ही दिखाई देता है। ये किसकी लाइट है, सन की, और ये खुद की पर्सनल है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सुबह में और शाम में जब हॉराइजन पे सन होता है, हॉराइजन यानी अर्थ के लेवल में जब सन होता है, तो सन अभी उगा भी नहीं है, सन अभी राइज किया भी नहीं, उससे पहले हमको दिखना शुरू हो जाता है। एडवांस सनराइज इसको बोलते हैं। कितनी मिनट पहले, 2, ठीक है। फिर ऊपर उठ जाएगा, हॉराइजन को ऊपर आ गया, अगेन ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, फिर ऊपर आ जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, वहां पे जब सेट होगा तो सन डूब चुका है, फिर भी और 2 मिनट तक हमको दिखता रहेगा। सेम रीजन, अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो 2 ने 2 कितना, 4। टोटल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इन अ डे क्रिएटेड बाय सन इज ऑफ 4 मिनट्स। टोटल वर्ड याद रखना, 4 मिनट्स। इसी को बोलते हैं एडवांस सनराइज, पहले ही दिखना शुरू हो जाते हैं, और डिलेड सनसेट, डिलेड यानी कि अभी भी दिख रहा है लेकिन सूरज तो डूब चुका है, तो अभी भी दिखता ही रहे, तो डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज। 2 मिनट्स बिफोर, 2 मिनट्स आफ्टर, ये आफ्टर बिफोर याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट भाई देखा, ये कैनोपी ऑफ द ट्रीज वगैरह उसमें रहता है। देन अगर एक डार्क रूम है जिसमें कचरा वगैरह यानी डस्ट वगैरह ज्यादा है, और अगर वहां से सनलाइट एंटर करे तो डस्ट का पाथवे पूरा हमको दिखाई देता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ टिंडल इफेक्ट। कैनोपी ऑफ द ट्रीज, फॉरेस्ट में जहां फॉग, मिस्ट, डस्ट पार्टिकल ज्यादा होता है, वहां पे आपको इफेक्ट ये दिखाई देता है। ठीक है, कलर ऑफ द स्काई ब्लू का है, ब्लू क्यों होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे स्कैटरिंग इफेक्ट दिखाई देता है। अगेन सेम रीजन लाइज इन टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन यानी छोटे 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 पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में है, यहाँ पे भी बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स हैं, तो ये जनरली कम वेवलेंथ वाली लाइट को डिस्पर्स करते हैं, जैसे कि ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देंगे, स्कैटर यानी दिन के टाइम पे जब अपने आसमान को देखेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमको आसमान ब्लू दिखाई देता है। बट ये हमको ही दिखाई देगा जो लोग अर्थ पे हैं, लेकिन जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं एरोप्लेन में, या कोई एस्ट्रोनॉट अगर बाहर स्पेस में है, उसको कैसा दिखाई देगा, डार्क, डार्क इन द सेंस के ब्लैक दिखाई देगा। रीजन क्या करता है, वहां पे एटमॉस्फेयर काफी कम है, तो कम एटमॉस्फेयर तो कम स्कैटरिंग, तो या तो ब्लैक दिखाई देगा या तो बहुत ही लाइट ब्लू कलर का दिखाई देगा, ना के बराबर दिखाई देगा। तो एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस और a person flying at higher altitude will see the sky as a black color, इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, जबकि अर्थ वालों को ब्लू कलर में दिखाई देगा। ठीक है, शाम के टाइम में सन का कलर रेड या ऑरेंज कलर का, क्यों, सारी लाइट तो ब्लू में डिस्पर्स हो गई है, जो बची लाइट, जो बची कुची लाइट है, वो कौन सी बची, रेड लाइट या ऑरेंज लाइट, वो दूर से हमारी तरफ आ रही है शाम में। दोपहर को सन का कलर क्या होता है, व्हाइट, येलो मत बोलो, व्हाइट। ठीक है, दोपहर को व्हाइट, क्यों, आसमान में बाकी तो ब्लू है, दोपहर के टाइम पे सन एग्जैक्ट अपने ऊपर होता है, ऊपर इन द सेंस डिस्टेंस कम है, जबकि सन जब हॉराइजन पे तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो रेड लाइट अपनी आंखों तक आ जाएगी, दिन के टाइम पे येलो या व्हाइट लाइट अपनी आंखों तक आती है, ज्यादातर लाइट स्कैटर हो जाती है। ये याद रखना ऑब्जेक्टिव्स।
हॉराइजन रेड और ऑरेंज, नॉन व्हाइट लाइट या येलो, डिपेंड करेगा ऑप्शन अगर है तो।